नमस्कार, राधे राधे साथियों। आरपीसी तरंग पे आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था इसका सॉल्यूशन। तो देखिए 100 ऑब्जर्वेशन जो है इनका माध्य मैंने दिया हुआ था आपको 40 है, और यदि 3 और 72 की जगह हमने गलती से क्या लिख दिया है 30 27 लिख दिया तो सही माध्य आपको बताना था। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें करना है यहाँ पे सही मान बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो n का वैल्यू जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है x बार 40। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम योग जो है ये फाइंड कर सकते हैं। योग बराबर क्या हो जाएगा अपना औसत मतलब माध्य इंटू संख्या। ठीक है, ये कैसे किया कि औसत का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला आप सभी जानते हो कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ये एक नया फॉर्मूला बनाया था। तो इसकी सहायता से ही हम ये सिग्मा एन जो है ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा एन नहीं सॉरी सिग्मा एक्स। ठीक, तो एवरेज हमारे पास में ये है 40, तो 40 गुणा संख्या है 100, तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा। अब सही अंक के लिए मैंने क्या बताया था, जो गलत मतलब जो आपके ये नंबर हैं इन दोनों को ऐड करो, और ये जो गलती से लिख दिया इनको भी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 72, 3 और 72 आपके पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 75। ठीक है, इनका सम हो जाएगा 75 और इन दोनों का सम हो जाएगा यहाँ पे 57। ठीक है, ये दोनों आ चुके हैं। फिर मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट आपको इनका डिफरेंस कर देना है। ठीक है, तो डिफरेंस करने पे आपके पास में क्या बचेगा, यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है। तो 75 में से हम जब 57 घटाएंगे तो हमारे पास में 18 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने बताया था कि सही अंक जो है सही माध्य के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमने योग ज्ञात किया है ये 4000, इसमें हमें ये डिफरेंस जो हमें फाइंड किया है दोनों संख्याओं के योग करके इसको ऐड कर देना होता है। तो 4000 प्लस 18 ये हमने कर दिया। इसके बाद में जितनी संख्याएं थी कितनी थी 100, इससे हमें इसको डिवाइड कर देना होता है, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 4018 बटा 100, तो दो मतलब 100 से डिवाइड करना है तो पीछे से 2 अंकों के बाद में आप पॉइंट लगा देंगे, तो 40.18 अपना यहाँ पे आंसर होगा। तो आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा। नहीं आया है तो आप देखिए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की हुई थी। चलें तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि परास जो है परास हम कैसे फाइंड करते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी 1-2 बार पूछ लिया था। तो परास के लिए जो है हमारे पास में वर्ग अंतराल दिया रहता है, वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल। इसमें हमें ऐसे ग्रुप जैसे मैंने बताया था 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से वर्ग अंतराल के रूप में जो है ये हमें क्लास दी रहती है, वर्ग दिया रहता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो जो स्टार्ट होता है वो तो इसकी क्या होती है लोअर लिमिट, और जहाँ पे ये एंड होता है वो इसकी होती है अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। तो वर्ग अंतराल के लिए तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते हैं। ठीक है, और परास के लिए परास हम वर्ग अंतराल वाले में नहीं फाइंड करते हैं। अवर्गीकृत जो आंकड़े रहते हैं ग्रुप में अपने पास, जैसे लिख दिया 3, 5, 8, 10, 12, 15, इस तरह से आंकड़े रहते हैं, और उसमें आपसे परास पूछे तो आपको यहाँ पे जो भी दिख रहा है कि सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। ठीक है, हाईएस्ट नंबर है 15 और लोएस्ट नंबर है 3। तो बस आपको परास के लिए यही करना है कि हाईएस्ट जो नंबर है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर में से लोअर नंबर को आपको घटा देना है, मतलब 15 माइनस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। और परास जो है रेंज ये आपकी 12 आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको कुछ और दे देता है XYZ, तो उसके आधार पे आप यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो ये एक बात हमें यहाँ से पता चल चुकी है। ओके, अब आगे देखें कि वर्ग की माप क्लास साइज फाइंड करने के लिए जो आपने ये परास फाइंड की है, इसमें अगर आप वर्गों की संख्या का भाग दे दें तो आपके पास में क्या आ जाएगा, क्लास की साइज आ जाएगी। जैसे कि ये आपको एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्लास साइज वर्ग की माप जो है ये फाइंड करनी है मानो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमने देखा कि ये क्या है, इसकी अपर लिमिट है, ये इसकी अपर लिमिट है, और ये इसका क्या है लोअर लिमिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेंज के लिए क्या कर दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, तो 80 माइनस 60, तो ये अपनी परास आ गई। और डिवाइड किससे करना है, वर्ग माप से। वर्ग माप में क्या होगा, तो यहाँ पे वर्ग माप इसकी क्या आ जाएगी अपने पास में, एक ही है अपने पास ये वर्गों की संख्या, ये वर्ग माप गलत लिख दिया सॉरी मैंने, यहाँ पे आएगा अपने वर्गों की संख्या, यहाँ पे आएगा वर्गों की संख्या। तो वर्ग सिर्फ एक ही दिया हुआ है, इसलिए एक से हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो 20 अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वो क्या है, क्लास साइज है। ओके, ऐसे ही अब यहाँ पे इतने सारे आपको ये दिए हुए हैं वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे पूछे आपसे क्या कि क्लास साइज आप बताइए, मतलब वर्गों की माप बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले तो रेंज फाइंड करेंगे। रेंज के लिए सबसे लोअर लिमिट
जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आप वर्ग वाइज भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, एक ही आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे आएगा आपके पास में, ये तो इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट है, सबसे ज़्यादा मान ये है वर्ग अंतराल में सब में मिला के, और यहाँ पे लोअर लिमिट ये है। तो यहाँ पे रेंज फाइंड आउट कैसे किया आपने, रेंज वही की है कि हायर लिमिट में से आपने लोअर लिमिट को घटा देना है। ठीक है, तो 50 में से अपने को 10 को घटाना है, तो 40 अपना आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 40 आया। ठीक है, ये तो आ गया। अब यहाँ पे ये 4 कैसे आया, तो 1 वर्ग है, 2 वर्ग है, 3 है और 4 वर्ग है। तो वर्गों की संख्या 4 है, इसलिए 4 से डिवाइड किया, तो 40/4 मतलब अपना आंसर आ गया यहाँ पे 10। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ग की माप, क्लास साइज भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर बात करते हैं किसकी, मध्यमान की। मध्यमान पहले भी अपन ने देख लिया है, मध्यमान मिड पॉइंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको मिलान चिन्ह भी बोल देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है, जो लोअर लिमिट है निम्नतम मान में से उच्चतम मान को जोड़ देते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, 2 से कर देते हैं। इस तरह से हमारे पास में ये मध्य मान आ जाता है। जैसे कि 0 से 10 अपन ले लें, 10 से 20 ले लेते हैं वर्ग अंतराल, 20 से 30 ले लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है ये वर्ग अंतराल है और यहाँ पे आपको ये मिड पॉइंट मतलब xi निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 + 0/2, तो 10 का आधा 5 आ जाएगा। यहाँ 10 + 20/2 मतलब 30 का आधा यहाँ पे 15 आ जाएगा। 20 + 30/2 50 का आधा 25 आ जाएगा। इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हो, ये अभी आपने आगे चल के काम में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, वो करके हम देखते हैं। वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जनरली। तो देखो, मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है कि माना 5 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है, 5 प्रेक्षणों का माध्य आपको दिया हुआ है 30। ठीक है, और पहले जो 4 पद हैं, पहले 4 पद ये दिए हुए हैं, पद या प्रेक्षण लिख लो कुछ भी, ये आपको दिए गए हैं कितने, 10, 15, 30 और 35। अब आपको यहाँ पे 5वां जो प्रेक्षण है उसका मान बताना है। ठीक है, 5वां प्रेक्षण जो आपको नहीं दिया गया उसका मान आपको बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक ही फॉर्मूला जानते हो अभी तक। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे एवरेज जो है ये तो आपको दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है x बार इक्वल टू 30 और प्रेक्षण भी दिए हुए हैं 5 मतलब n का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये राशियाँ दी गई है लेकिन 4 ही राशि दी है, 5वीं नहीं पता है, तो उसको अपन x मान लेते हैं, स्मॉल x। ठीक है, तो जो जो दिया है उनकी वैल्यू लिखते हैं। एवरेज 30 दिया है तो 30 यहाँ लिख दिया। अब सभी राशियों का योग करना है तो इन सबको जोड़ के अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, यहीं पे जोड़ लेते हैं। देखो 10 और ये 30 तो 40 हो गया, और ये 35 और 40 ये अपने पास में 50 हो गया। तो 50 और 40 ये 90 हो गया। लेकिन ये 90 नहीं लिखना, अभी इसमें एक संख्या नहीं है जो कि कौन सी है, 5वीं, उसको अपन ने x माना, ये हमें पता नहीं है, इसलिए 90 + x लिखना पड़ा। और संख्या टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि आपको अब x का मान ही तो चाहिए। तो x को हमें एक जगह रखना है, बाकी सबको गुणा भाग करके सॉल्व करना है बस। ये बात आपको पता है तो फिर तो कैलकुलेशन ही करनी है। तो 150 = 90 + x। अब इसमें से आप इसको घटा देंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 60। ठीक है, तो 5वां ऑब्जर्वेशन जो था आपका यहाँ पर वो क्या था, 60 था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन भी पहले कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह का अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अन्यथा मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी, आप वो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, चलो तो अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे हमें क्या करने हैं, अब कुछ जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, बाकी एग्जाम्पल्स आपको खुद को करने हैं। और जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आप प्रैक्टिस के लिए लगा लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से PDF मिल जाएगी, उसको इकट्ठा कर लोगे और कुछ भी सॉल्व नहीं करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत डालें, और अच्छे से जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आराम से, आप इंटरनेट है आपके पास में, आराम से उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ताकि आपको हिंट मिल जाए कि किस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करने रहते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान में इस तरह का कोई सर्वेक्षण किया गया, जिसमें क्या हुआ, मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से रिलेटेड डाटा जो है वो उन्होंने एकत्र किया। कितने घरों में, 20 घरों में लगा हुआ, और प्रति घर माध्य पौधों की संख्या अपने को बतानी है। माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का आप यूज़ करोगे वो बताओ और क्यों करोगे। तो ये आप
अपने मन में सोच सकते हो कि ये आपको क्यों करना है। अब देखिए यहाँ से इन्होंने आपसे पूछा है कि माध्य आपको बताना है, ठीक है, माध्य बताना है। तो देखिए सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इस तरह का टेबल वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान है। ये टेबल जो दी है ये अपने पास में है। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं तो चलो ऐसे नहीं लिखते, यहीं पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको भी ये ना रहे कि हमने क्या किया है, अलग से चीज़ें यहाँ पे क्यों लिखी। ये आपको क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्म में, तो आपको क्वेश्चन देखते ही क्या करना है, ये तो आपके पास में नंबर ऑफ प्लांट्स है, ठीक है, ये तो वर्ग अंतराल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। ये घरों की संख्या है, मतलब ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ये आपको यहाँ पे ही लिख लेनी है, ठीक है, ये आवृत्ति है। अब आपको माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, जब इस तरह वर्ग अंतराल में हो तो आपको वर्ग अंतराल है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक्स, ठीक, एक्स मत सिग्मा एक्स नहीं सिग्मा एफ, ठीक है, ये आपको एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब एफ तो इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन एक्स जो है स्मॉल एक्स आपको नहीं पता, और स्मॉल एक्स जो है ये अब हम फाइंड करेंगे। तो यही जो क्वेश्चन दिया रहेगा इसके नीचे ही आपको लिख लेना है एक्स आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो हमें ये वर्ग अंतराल दिया है इनका क्या निकालना है, मिड पॉइंट एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कैसे फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट का, अभी मैंने बताया आपको। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों का एवरेज। तो 2 + 0 मतलब 2/2 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 का आधा 3, फिर देखो 2 का ही गैप है तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। फिर यहाँ पे आप इसमें 2 जोड़ दो तो 7 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा, फिर 2 जोड़ दो 11 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो, और सभी में ये फॉर्मूला लगा के भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको ये लिखते ही फटाफट से एफ एक्स आई करना है, ठीक है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको और इसको गुणा करना है। ये मैंने कल भी बताया था एक क्वेश्चन में, तो 1 × 1 फटाफट से यहाँ लिख दो, 2 × 2 यहाँ 6 लिख लो, यहाँ पे ये 5 हो गया, फिर ये 5 × 7 = 35 हो गया, ये 6 नाम कितना हो गया, 54 हो गया, और 11 दूनी ये 22, और यहाँ पे लास्ट में क्या बच गया, 13 × 3 = 39, ठीक है। तो ये 39 हो गया है, इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या बताया था मैंने कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इसके लिए पहले आपको ये जो एफ एक्स आई है इन सब का जोड़ करना है, और ये जो एफ है, एफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये इन्होंने पहले दे दी है यहाँ पे 20, तो 20 ही आएगा, चाहे आप इनका जोड़ करके चेक भी कर सकते हो। तो चेक कर लो भाई, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 ये अपने 9, 9 और 6 ये कितने हो गए 15, 15 और 5 ये 20, देखो 20 ही आया ना, और 20 ही इन्होंने दिया था 20 घरों में। तो ये आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा, और दिया हुआ ना रहे तो आपको यहाँ पे समझ जाना है कि ये क्या है, अपने पास n का वैल्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का योग दिया हुआ है। अब आपको ये जो है इनको जोड़ना है, इसलिए अपन ये बड़ा वाला सिग्मा का चिन्ह लगाते हैं। गुणा आपने कर लिया है, तो गुणा करने के बाद जो आया है इन सबको आपको जोड़ना है, और उसको यहाँ पे लिख देना है ऊपर, और नीचे क्या लिखना है, सिग्मा एफ, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनको जोड़ो फटाफट से। जोड़ने में अब आपकी कितनी स्पीड है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो जोड़िए फटाफट से, कैसे जोड़ेंगे आप, जैसे भी आपको जोड़ना है। तो यूनिट डिजिट से ही जोड़ लीजिए। तो देखो 9 और 2 ये अपने पास में कितने, 11, 11 और 4 ये 15, 15 और 5 20, 20 और 5 ये कितने हो जाएंगे अपने पास 30, 30 और 7, तो ये 7 आ गया अपने पास में। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है। तो 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 और 5 ये अपने पास में 25, 25 और ये हो गए अपने पास 7। तो 25 और 7 तो 32 होगा ना, यही तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये 3 अपना कैरी हुआ, अब 3 कैरी हुआ तो 3 और 3 6, 6 और 2 ये अपने पास 8, 8 और 5 13, 13 और 3 13 और 3 16, तो ये 162, और टोटल कितने थे ये 20, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो 162 का आधा करना है, तो ये आ जाएगा 8 और 1 81, लेकिन 81 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 भी था, तो अपन को यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कौन सी विधि का यूज किया है, डायरेक्ट मेथड जो है उसका आपने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का, क्योंकि छोटे छोटे ही आंकड़े थे तो आपने गुणा कर लिया फटाफट से। अगर बड़े नंबर होता तो फिर आपको यहाँ पे जो है दूसरा तरीका भी लगा सकते थे, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही करके देख लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड जो है वो लगा के देखेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है, जो पहला कराया मैंने उसकी तरह ही है, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स इंटू अपॉन सिग्मा एफ
इससे आपको जो है एक्स बार का वैल्यू फाइंड करना है। इंट क्या है, ये आपका एफ का वैल्यू है ना। और आपको यहाँ पे ये वर्ग दिए 20-20 का गैप है, यहाँ पे ये देख सकते हो आप 20-20 का गैप है। सबसे पहले एक्स आई का वैल्यू लिखना है जो कि क्या आ जाएगा, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, इन दोनों का एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये आएगा 510, फिर इसमें 20 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 530, फिर ये 550, ये आ जाएगा 570, ये आ जाएगा 590, ये आ चुका है। अब इन दोनों को आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके यहाँ पे लिखोगे, देन आप इन सब का क्या करोगे, सम करोगे, और जो भी सम आएगा उसको डिवाइड किससे कर दोगे। ये आपको 50 दिया हुआ है, किसका, ये सिग्मा एफ का ही वैल्यू है, चाहे आप इसको जोड़ लो। तो इस जो सम आएगा उसको 50 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप गुणा करोगे ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो आप इस मेथड से भी करना। और अभी मैं ऊपर आपको दूसरा जो मेथड अपन ने कल डिस्कस किया था, एज्यूम्ड वाला कल्पित माध्य विधि, उसी से भी आपको ये क्वेश्चन करना होगा। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। और अब हम जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3rd नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2nd क्वेश्चन आपको करना है, तो ये 3rd क्वेश्चन में लिख देती हूँ, बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा डेली पॉकेट अलाउंस। ठीक है, डेली आपको जो भी क्या मिलती है भाई, जेब खर्चा मिलता है पैसे में, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, कितने बच्चों को मिला है। तो यहाँ पे 11 से 13 रुपये जो है ये मिले, फिर 13 से 15 लिखा हुआ है, 15 से 17, 17 से 19, और 19 से 21, 21 से 23, और 23 से 25, बस इतना आपको दिया हुआ है। इनके सामने जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये आपको समझ आना चाहिए। तो 11 से 13 वालों के 7 दिया है, फिर यहाँ 6 है, यहाँ पे 9 है, ये 13 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ एफ ये 5 और ये 4। अब आपसे यहाँ पे पूछा है उन्होंने कि ये जो एफ है इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये एफ, ये आपको बताना है। इस तरह का क्वेश्चन PYQ में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो वही काम करना है, क्या काम करना है कि भाई हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्लास मार्क जो हमें, क्लास मार्क जिसको अपन कहते हैं, या फिर मिड पॉइंट आप बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है, इसको अपन XI से लिखते हैं। तो ये हमें चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये भी मैंने लिख दिया। तो 13 और 11 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये अपने पास कितना जाएगा 24, 24 का हाफ करेंगे तो 12। अब देखो 2-2 का गैप है यहाँ पे, 13 और 15 में, इनमें सब में 2-2 का गैप है। तो अब इसमें आपको बार बार एवरेज करने की जरूरत नहीं है, सब में 2-2 जोड़ते जाओ, 2-2 का गैप आएगा सब में। ठीक है, तो 14, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 22, और यहाँ पे 24, ये आ चुका। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो उस मेथड से आप खुद करके देख लेना वेरीफाई। अब हम जो देख रहे हैं इस क्वेश्चन को एज्यूम्ड वाले मेथड से देख रहे हैं, कल्पित माध्य वाली विधि से अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है गुणा करना थोड़ा सा अपने को लेंदी हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कोई सा भी जो अपने पास में क्या है, ये x के वैल्यू है ना, इनमें से बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा लो। तो बीच की वैल्यू क्या है, देखो इधर से 3 छोड़ दिया अपन ने और ऊपर से भी 3, तो बीच में अपना ये 18 आया, तो हम 18 को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना रहता है, d = xi - a। ठीक है, वही है d मतलब डेविएशन, विचलन, जो हमने कल भी थोड़ा सा देखा था ये शब्द। तो डेविएशन जो है, विचलन, ये हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो xi - a, तो xi तो ये सारे हैं आपके पास, और a का वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पे इसमें से अपन को घटाना है, तो 12 में से यहाँ पे देखो 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में कितना, ये आ जाएगा -6। ये 14 में से ये 18 घटाएंगे तो 14 में से 18 घटाओगे -4, फिर 16 में से 18 घटाओगे -2, 18 में से 18 घटाया तो ये तो 0 ही है। फिर ये 18 में से 20 घटाया -2। ठीक है, सॉरी 18 में से 20 नहीं, 20 में से 18, x में से घटा रहे हैं ना, यहाँ पे आएगा आपके पास में 22 में से 18, 4 आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये आ जाएगा आपके पास 24 - 18, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो d का वैल्यू आ चुका है। अब क्या करना है, d का वैल्यू जो आ चुका है, अब आपको जो d का वैल्यू है इसको गुणा करना है f के वैल्यू से, मतलब ये f की जो लाइन है इसको अब गुणा करना है इससे। f x की जगह f d को अब गुणा आपको करना है, तो गुणा कर दीजिए। तो 7 छिकी ये 42, ठीक है, लेकिन माइनस का, 6 चौकू 24 माइनस का, लेकिन 9 दूनी 18 माइनस का, 13 और 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा। f × 2 तो ये आ जाएगा 2f, 5 × 4 तो 5 चौकू 20, और ये 4 × 6 तो ये 24। अब देखो हमें क्या करना रहता था, fx को जोड़ना रहता था, वैसे ही हम जो है सिग्मा fd जो है ये जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 24 प्लस का 24 माइनस का कैंसिल हो गया है। ठीक है,
और आप यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें हैं उनको भी देख सकते हो। तो ये देखो 20 है और ये है अपने पास में -18, तो ये अपने पास में कितना बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, इसको वैसे दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। चलिए, चॉइस तो आपको समझ में आ गया। और ये सिग्मा एफ तो आपको पता है यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, सिग्मा एफ क्वेश्चन में आपको दिया गया था पहले ही कि टोटल जो है अपने पास में ये कितने हैं, 18 है। सॉरी, मीन दिया होता है यहाँ पे, ये नहीं दिया था क्योंकि यहाँ पे एफ तो है ही नहीं ना अपने पास। तो इन्होंने आपको माध्य की वैल्यू दी हुई थी जो मैंने नहीं बताई थी आपको, तो माध्य आपको दिया था 18 रुपये। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी बतानी है, ये एफ जो यहाँ पे से गायब है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे माध्य तो पहले से दिया हुआ है, तो अब सिग्मा एफ भी आपको ये जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़िए आप फटाफट से, 6 और 6 12, 12 और एक ये 13, 13 और 9, देखो यहाँ पे 13 हो गया। अब 13 यहाँ पे है और 13 यहाँ पे, तो 13 13 26, तो ये हो गया। ठीक है, 26 ये हो गया और 9 ये हो गया, तो 9 ये हो गया और 9 ये अपन ने छोड़ दिया था, तो ये 18। तो इस तरह से आप जो है सेम चीज़ों को फटाफट से जोड़ सकते हैं। इसलिए इस तरह ग्रुपिज्म में आप चीज़ें जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम बच सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया है, 18 और 26। ठीक है, तो ये अपना आया 44 तो ये है, और ये एफ तो आपने छोड़ ही दिया, तो इसको भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा 44 प्लस एफ। ये किसका वैल्यू आया, सिग्मा एफ का वैल्यू आया 44 प्लस एफ। ये हमें सिग्मा एफ का वैल्यू आया, फ्रीक्वेंसी का जोड़ आ गया। सिग्मा एफ डी को भी इसी तरह कर लीजिए, मतलब एफ डी का जोड़ कर लीजिए। तो ये लिख लेते हैं अपन कितना, 2f तो ऐसे ही रहेगा एफ, क्योंकि एफ पता ही नहीं। यहाँ पे क्या कीजिए कि ये 20 अपन ने लिख लिया, ये वाला काम तो हो गया अपना, और चॉइस से तो ये अपन ने काट ही दिया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 42 और माइनस का 18, तो ये हमारे पास में हो गया कितना, 60। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का मैं 60 कर देती हूँ, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2f माइनस 40। ये अपना सिग्मा एफ डी का वैल्यू आ चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कल मैंने आपको बता दिया था, याद करने को भी बोला था कि एज्यूम्ड विधि जब अपन लगाएंगे तो इससे हम माध्य कैसे निकालेंगे। जो आपने एज्यूम किया है ए का वैल्यू वो, और उसमें क्या जोड़ना है, सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो ए आपने किसको माना, ये 18 को, तो 18 लिख देंगे, प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू ये आया है 2f माइनस 40, डिवाइड किससे करना है, इससे 44 प्लस एफ से, और x बार मतलब माध्य ये 18 दिया है, तो ये 18 अपन ने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया। अब ये 18 तो कैंसिल हो जाएगा इधर जाके, तो ये तो 0 ही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर 2f माइनस 40 बटा 44 प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये 0 से गुणा हो जाएगा ये वाला पूरा, तो ये तो 0 और ये 1 से गुणा होगा, तो सिर्फ अपने पास 2f माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये आया अपने पास 2f इक्वल टू 40 और f इक्वल टू 40/2, इट मीन्स दैट 20। तो फ्रिक्वेंसी का वैल्यू अपने पास 20 आया। ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे कुछ मिसिंग हो वो पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चन की ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था बुक का, जो मैंने आपको इस विधि से करा दिया है। आपका मन हो तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी करके देखें। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कैसे करोगे कि डायरेक्ट जो आपको ये एफ का वैल्यू है और एक्स का वैल्यू है, इन दोनों को गुणा करना, फिर ये सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेना, मतलब ये सारे जोड़ लेना, और इससे आप डिवाइड करके बराबर 18 करके देख लेना, सेम ही आंसर आएगा। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये हमने ये एक और क्वेश्चन कर लिया है यहाँ पर। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपको इस एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 जो है क्लास नंबर 10 की, ये आपको खुद से कर लेनी है, पूरी एग्जाम्पल भी कर लेने हैं और क्वेश्चन भी एक बार लगा लेने हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन अब देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना है माध्यिका को लेकर के। क्या है, माध्यिका को लेकर के है थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो उसके बारे में अपन अब देख लेते हैं। माध्यिका, ठीक है, इसको अपन इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। माध्य को तो क्या बोलते हैं, माध्य जो है उसको बोलते हैं मीन। ठीक है, और डिनोट एक्स बार से करते हैं जनरली। माध्यिका को मीडियन बोलते हैं और एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब माध्यिका जो है वो अपने किस लिए काम में आती है कि मिड पॉइंट, ठीक है, कोई भी श्रृंखला वगैरह है, सीरीज है, जो भी वर्ग अंतराल, तो उसके मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, मध्य बिंदु को फाइंड आउट करने के लिए ये जनरली काम में आती है। ठीक है, तो ये दो इसका सिंपल सा एक मतलब हो गया है।
अब हम इसकी बात करें कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये बात समझने की है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमें आंकड़े दिए रहेंगे, ठीक है, जो भी हमें आंकड़े गिवन होंगे उनको सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जब हमें क्या है आंकड़े एक टेबल के फॉर्म में ना देके सिंपल ऐसे ही दिए रहे, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखने पड़ेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पड़ेंगे। आरोही क्रम आप सभी जानते हो, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े नंबर को लिखते हैं और लास्ट में क्या है, लास्ट में अपन सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये आपको पहला काम करना है, आरोही क्रम में लिख लेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि इसमें कितने क्या है नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे 9 है, 10 है, तो वहाँ से हमें फाइंड आउट करना रहेगा कि जितने नंबर हैं उनको क्या करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग दो केसेस बनेंगे। यहाँ पे दो केसेस कैसे बनेंगे कि एक तो n जो है वो क्या हो सकता है भाई, आपका सम हो सकता है, ठीक है। आंकड़े जो है वो टोटल सम हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं, ठीक है। n विषम हो या सम हो, दोनों ही हो सकते हैं। अब जब आपके पास में आंकड़े क्या है, सम है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया आपने। इसके बाद में आंकड़े अगर सम है तो आपको क्या करना पड़ेगा वहाँ पर कि जो n का वैल्यू है, ठीक है, ये n का वैल्यू है, इसको 2 से डिवाइड करना है। मतलब n का तो आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है, और क्या करना है, n/2 प्लस n/2 प्लस n+1/2 पद, ठीक है। ये दोनों पद लेने हैं और इनका क्या कर देना है, फिर एवरेज मतलब डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से माध्यिका मिल जाएगी जब n का वैल्यू सम हो। ऐसे ही अगर विषम का केस हो, तो विषम का केस हो तो क्या करना है, सिंपल आपको जो है जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें एक जोड़ के क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। वो वाला पद ही क्या हो जाएगा, आपका क्या माध्यिका हो जाएगी। तो अब एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि हमारे पास में क्या है, मान लीजिए ये है आंकड़े, ये लिख लेते हैं अपन, क्या कुछ भी लिख लेते हैं, मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब आपसे पूछ लिया कि इसका क्या है, माध्यिका बताइए, ठीक है, इसकी माध्यिका आप बताइए। तो आप सबसे पहले तो देखिए कि ये नंबर्स आपको आरोही क्रम में ही दिए हैं क्या, बढ़ते क्रम में ही दिए हैं क्या। तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये काम तो इन्होंने पहले करे हुए दिया है, तो कोई चेंज नहीं करना है। अगर ये आपको दे देता 8, 6, 7, 4, 5, तो फिर आपको इस तरह इसको आरोही क्रम में पहले बदलना पड़ता है। ये स्टेप आपको पहले करनी पड़ती। अगर आप डायरेक्ट इससे करेंगे तो आंसर हमेशा गलत ही आएगा। तो पहली स्टेप पहले दे दी थी, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर गिनिए कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो नंबर कितने हैं टोटल नंबर अपने पास में कितने हैं, ये है 5। अब 5 क्या होता है, ये एक विषम संख्या होती है। तो अपने पास में n का वैल्यू क्या आया, विषम आया। तो विषम आते ही आपके दिमाग में ये वाला ही फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए कि इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए हैं उसमें 1 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएंगे और 6 का आधा 3, तो तीसरा पद, ठीक है, थर्ड जो पद है, थर्ड पद यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। थर्ड पद क्या है, 1, 2 और 3 मतलब 6 जो है यही आपका क्या है, माध्यिका है। बस इतना ही आपको यहाँ पे करना था। अब ऐसे ही अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं भाई, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख लेते हैं इस बार में, ठीक है। तो ये आरोही में तो दे दिया है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके पास में, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हैं कितने, 1 बढ़ गया है, n=6, n=6। तो 6 हमेशा क्या है भाई, सम संख्या है। सम आते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या किया करते हैं ये कि n/2 पद मतलब 6 का आधा तीसरा पद, ठीक है, थर्ड पद प्लस यहाँ पे क्या लिखा, n+1 पद मतलब 6 और 1 अपने पास में क्या हो जाएगा, ये n/2 पद। ये सॉरी प्लस यहाँ पे नहीं आएगा, ये पहले मैंने सही लिखा था। तो n/2 + 1 पद, ठीक है ना। तो 6/2 तो 3 है ही अपने पास, +1 करना है तो 3 + 1 चौथा पद, ठीक है। तो फोर्थ पद भी यहाँ पे आ जाएगा। तो तीसरा पद और चौथा पद ये दोनों, और इसमें डिवाइड करेंगे 2 से। तो तीसरा पद क्या है, 6, दूसरा पद क्या, चौथा पद क्या है, 7। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 यहाँ पे लिख देंगे और बटा 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 13। 13/2 मतलब कितना आ जाएगा, 6.5, ठीक है। तो ये अपने पास में माध्यिका का मान यहाँ से आ चुका है। अब आपको वो क्या करता है, यहाँ पर ये एक वैल्यू गायब कर देता है। क्या कर देता है, यहाँ पे कहीं पे भी x लिख देता है इसकी जगह, तो वो आपको फिर पूछता है कि माध्यिका
माध्यिका दे देता है और इसको पूछ लेता है। तो आपको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो क्वेश्चन करना रहता है। तो वो क्वेश्चन भी अपन कर लेंगे, डरने की कोई भी बात नहीं है। अभी PYQ में वैसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अभी मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप इनको आराम से समझते हुए चलें, ठीक है। तो ये तो हमने किस में बात कर लिया है, जब हमको क्या दी रही हो, इंडिविजुअल क्या हो दी गई रहती है, इंडिविजुअल सीरीज दी रहती है, अपने आप ही अलग व्यक्तिगत श्रृंखला दी गई रहती है। तो हम ये वाला तरीका यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई, किसके लिए, माध्यिका फाइंड करने के लिए। अब अगर अपने को क्या है, दूसरे तरीके से भी माध्यिका का क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दूसरे में क्या आ जाता है अपने पास में, दूसरे तरीके को हम बोलते हैं क्या, कि आवर्ती समूह या फिर विविक्त श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन होंगे ना वो, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ग्रुप या फिर विविक्त को बोल देते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें आपको जो भी आपको टेबल वाले जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। जैसे कि ये मानो ये एक टेबल दी गई है और यहाँ पे वही कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दी रहेगी x की, यहाँ पे f दिया रहेगा। जैसे कुछ भी ले लेते हैं अपन, 2 3 4 ऐसे ही ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते। यहाँ पे 1 2 3 दे दिया। अब इस तरह में पूछा है, इस तरह के में, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को अलग करना पड़ेगा। सॉरी, इसमें तो अपना ये फॉर्मूला लग जाएगा। कैसे लगेगा, पर इसमें आपको ये CF पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, CF जो है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है ये फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसके लिए सबसे पहला तो ये दो जो F है ये तो सेम एक तो ये रहता है, फिर CF में इनमें इसको जोड़ते थे, ठीक है। तो ये 3 आ जाता है, फिर 2 में इसको जोड़ेंगे तो ये 5 आ जाएगा अपने पास में, ठीक। तो CF फाइंड करना रहता है हमें। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे CF की वैल्यू क्या आई है, 5। यहाँ पे ये लास्ट वाले कॉलम में 5 आई है, ठीक है। तो जब अपने पास में यहाँ पे 5 आया है तो माध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी, n+1/2वां पद, ठीक है। मतलब ये जो 5 है इसमें आप क्या जोड़ेंगे, 5 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा पद। क्या हो जाएगा, तीसरा पद जो है उसका साइज, तीसरे पद का साइज जो है ये आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरे पद का साइज जो है ये यहाँ पे आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस जो है फाइंड आउट करने रहते हैं। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेबल वाले में आ जाए तो CF फाइंड करना है। CF के लिए आपको पहले कॉलम में बिल्कुल सेम मान रखना है फ्रीक्वेंसी का, फिर आपको इस तरह ऐड करते जाना है, उसको यहाँ लिख देना है, फिर ऐड करा आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये एक सीक्वेंस सा चलता रहता है। ये हम आगे और अभी देख लेंगे, ठीक है। तो 2 कैटेगरी बता दी है। अब थर्ड कैटेगरी जो है इसकी, थर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि आवृत्ति वितरण, क्या होगा उसको बोलते हैं आवृत्ति वितरण या फिर सतत श्रृंखला, ठीक है। सतत श्रृंखला जो रहती है अपने पास में, इसमें क्या होता है, जो वर्ग अंतराल वाली अब बात है, जिसमें जो वर्ग अंतराल वाली बात है ये अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आरोही अवरोही में तो पहले से वैसे दिया रहेगा, नहीं दिया है तो वो आपको सभी में करना है, वो कॉमन बात है। फिर इसके बाद में जो भी फ्रीक्वेंसी दी है उनको क्या करना है, CF में चेंज करना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में आपको लिखना है, उसके बाद में CF जो है ये फाइंड करनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे m का वैल्यू निकालेंगे। m का वैल्यू जो है ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो m का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम साइज ऑफ n/2 जो है, साइज ऑफ n/2 टर्म, ठीक है, ये करते हैं। ये तो अपन ने देख ही लिया। और अगर हमें क्या है, ये सतत वाला जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसका हमें फाइंड आउट करना है माध्यिका। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं m = L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय f मतलब फ्रीक्वेंसी, और गुणा करते हैं h से, जो कि क्या है, वर्ग अंतराल है। अब L क्या है, L है अपने माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ये क्या है, माध्यिका वर्ग जो होगा उसकी क्या है, निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है। अभी माध्यिका वर्ग भी अपन देख लेंगे ये क्या है, ठीक है। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को L बोला। N क्या है,
एन आप सभी को पता है कि जो है अपने पास में टोटल जो सम रहेगा वो है सी एफ जो है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की, माध्यिका वर्ग की नहीं है, ये ही बात थोड़ी सी याद रखने की है। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग अंतराल है उसकी क्या है, सी एफ है। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले की संचयी बारंबारता है सी एफ है। एफ जो है, एफ माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है। ठीक है, जो माध्यिका वर्ग होगा उसकी ही आवृत्ति हमें लेनी है, उसको एफ हमने बोला। और एच क्या है भाई, कितने कितने का गैप चल रहा है, माध्यिका वर्ग का क्या है यहाँ पे वर्ग अंतराल। ठीक है, माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल साइज जो है ये आपको क्लास इंटरवल जो भी आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख देते हैं, ये सब चीज़ तो बता दी, अब आप एक क्वेश्चन भी करवा दो तो और अच्छे से समझ आ जाए चीज़। तो ये देखो, ये आपको मानो एक एग्जाम्पल दिया, मजदूरी दी गई है, मजदूरी की दर दी गई है, कितने रुपए मिलते हैं भाई मजदूरी करने के, और यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, तो मजदूरी की दर दी गई है कितनी, वर्ग अंतराल में 0 से 10 दे दिया, 10 से 20, 20 से 30 के बीच में कितने लोगों को, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, अब 0 से 10 वाले जो हैं ये है 22 वर्कर, ये है 38 वर्कर्स, ये है 46, ये है 35 और ये 20। यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको बताना है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका का वैल्यू बताना है, तो नंबर ऑफ वर्कर्स इट मीन्स दैट एफ का वैल्यू ये दिया है। सबसे पहले अब आपको एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी एक्स फाइंड नहीं करना, एक्स फाइंड क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें माध्य नहीं पूछा, यहाँ पे माध्यिका पूछी है, तो डायरेक्ट आप सी एफ फाइंड करो। यहाँ पे सी एफ संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सी एफ के लिए क्या करते हैं, देखो ये जो पहला है इसको तो सेम यहाँ पे चिपका दो। ठीक है, ये 22। अब क्या करो, ये जो यहाँ पे आया इसको इसमें जोड़ो। ठीक है, इसको इसमें जोड़ो और जोड़ने पे जो आया उसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो 22 और 38 ये आ जाएगा 60। अब वापस से ये काम करो, इसमें इसको जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये जो जोड़ा वो यहाँ पे लिख दो, ये आ जाएगा 106। फिर 106 में 35 को जोड़ दो, 106 में 35 जोड़ेंगे तो ये आएगा 141, 141 को यहाँ लिख दो। फिर 141 में 160 को जोड़ दो, तो ये जो भी आएगा इसको यहाँ पे इसके सामने लिख दो, तो ये आएगा 161। तो ये बात थोड़ी सी समझने की थी, यही थोड़ी सी डिफरेंट थी, बाकी तो कैलकुलेशन है जो आपको कर सकते हो आराम से। अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो अपने पास में सिग्मा एफ की वैल्यू होती है, ठीक है, सिग्मा एफ या एन की जो वैल्यू होती है वो ये लास्ट वाले कॉलम में जो आती है सी एफ में यही होती है। ठीक है, क्या होती है, सिग्मा एफ की वैल्यू यही होती है, चाहे आप इन सबको जोड़ो तो भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ इक्वल टू एन इक्वल टू 161। ठीक है, अब एम जो है, एम के लिए क्या करेंगे, एम के लिए आपको ये जो 161 है इसको डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, तो 161 को अपन ने 2 से डिवाइड किया तो ये आया अपने पास 80.5 जो है ये पद आया। ठीक है, 80.5वां जो पद है ये अपने पास में आया है। अब 80.5 जो है आया अपने पास में, तो ये अपने क्या है 106वीं जो आवृत्ति है इसमें है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देगा, इस सी एफ के अंतर्गत ही ये होगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें नहीं होगा, इसके आसपास ही आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है, ठीक है, तो इसके सामने जो वर्ग अंतराल है ये अपना ये है 20 से 30 वाला। ठीक, तो 20 से 30 वाला जो अंतराल है ये क्या हो जाएगा, अपना माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये हमारा माध्यिका वर्ग हो गया है। अब हमें जो है वैल्यूज लिखनी है और आंसर निकालना है, बस कुछ भी नहीं करना अब हमें। ठीक है, और हमने यहाँ पे ये क्यों किया है, ये n/2 ही यहाँ पे क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो था ये हमारे पास क्या था, ओड था। ठीक है, ओड होगा तो हम n/2 वा पद जो है उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। अगर हमारे पास ये क्या होगा, इवन होगा, इवन होगा तो हमें n+1/2 वा जो पद है उसके साइज के अकॉर्डिंग हम माध्यिका वर्ग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने यहाँ से देख लिया। अब हम आगे की बातें करते हैं, जो कि फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे एम इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। ठीक है, तो एल क्या है, निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मतलब ये एल का वैल्यू है 20। ठीक है, निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है, निम्न लेनी है, उच्च से कोई अभी काम नहीं है। ठीक है, उच्च से अपने कोई काम नहीं है, इसको रहने देते हैं। n/2 का वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, n/2 ये है।
और सी एफ क्या होगा, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग ये है, इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता मतलब ये, ठीक है। ये क्या है अपना सी एफ का वैल्यू है। तो सी एफ का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। एफ का वैल्यू जो है ये आपके पास में क्या है, एफ का वैल्यू ये है ये 46, ठीक है। संचयी बारंबारता किसकी, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति एफ है, माध्यिका वर्ग ये है, इसकी आवृत्ति एफ ये है, ठीक है। तो एफ का वैल्यू आपके पास में ये है 46 और एच क्या है, एच है वर्ग अंतराल, तो 10 माइनस 0 ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये अपना एच का वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो एल का वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले 20 प्लस n/2 है ये पूरा, तो डायरेक्ट ये पॉइंट में अपन ने सोल्व कर लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 80.5 माइनस सी एफ क्या है 60, तो ये 60 माइनस कर दिया, डिवाइड एफ से करना, एफ है 46 और गुणा करना है 10 से, क्योंकि वर्ग अंतराल जो है ये अपने पास में क्या है वर्ग अंतराल। यहाँ पे और लिख देती हूँ कैसे निकालते हैं, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा करके, ठीक। तो 10 माइनस 0 किया, 10 आ गया है किसका वैल्यू, एच का वैल्यू, तो ये हमने लिख दिया। अब इन सबको सॉल्व कर लो बस, तो 20 प्लस ये हो गया 20.5 बटा 46 और ये गुणा 10, ठीक है। तो ये 20 प्लस 205 बटा 46। अब इसको थोड़ा सा भाग दे के देखना है, तो ये भाग दे के देख लेते हैं। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 तो ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन चार बार ये चला जाएगा भाग, तो 46 × 4 कर लेते हैं, 6 चौको 24, 4 चौको 16 और 2 18, ठीक है। तो 205 में से अपन ने 164 घटा देना है, तो ये अपने पास में आ जाएगा कितना 21 और ये 0 लगाएंगे, तो अब 4, तो अब अपने पास में कितना आ जाएगा, तो 4 चौको 16 और ये 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, तो 24.46। इस तरह से हम माध्यिका के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वापस से देख लो एक बार, देखो ये वर्ग अंतराल दिया था, वर्ग अंतराल दिया है, एफ दिया है, यहाँ तक हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। आपको सी एफ फाइंड करना रहता है। सी एफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो पहली फ्रिक्वेंसी है उसको सेम सी एफ पे सामने लिख देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं करते। फिर जो भी हमने यहाँ सी एफ में लिखा उसको फ्रिक्वेंसी यहाँ अगली जो फ्रिक्वेंसी है उसमें जोड़ेंगे, जो भी आएगा उसको इसके सामने लिख देंगे। इसी तरह से आगे करेंगे, 60 में 46 जोड़ा, फिर ये लिख दिया, फिर इस तरह से अपन ये वाला साइन आप देखोगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। ये लास्ट में जो वैल्यू आती है ये किसकी वैल्यू रहती है, ये एन की वैल्यू रहती है ना, एन की वैल्यू ये है अपने पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि एन की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, इसी को सिग्मा एफ भी अपन बोलते हैं। यहाँ पे आपको ओड है, तो आप यहाँ पे n/2 के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो माध्यिका वर्ग के लिए, और अगर इवन है तो n+1/2 के हिसाब से देख सकते हो। माध्यिका वर्ग फाइंड करोगे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा देखोगे जो कि ये होगी, फिर माध्यिका वर्ग की आवृत्ति ये एफ का वैल्यू हो जाएगा, और माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता नोट बारंबारता, तो यहाँ पे ये वाली आ जाएगी माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर की। और एच के लिए जो है आप ये वर्ग अंतराल में से लोअर लिमिट और हायर लिमिट का डिफरेंस करेंगे और वो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, तो फिर कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 13.3 है शायद, देख लेना आप जो भी हो। तो इसमें देखो ये एक्स और वाई के पद पूछे हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और इसको जूम कर देते हैं। तो देखो ये एक्स और वाई जो है ना, इस तरह के टर्म्स ही आपसे पूछे जाते हैं जनरली। तो देखिए ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी है, और यहाँ पे ये माध्यक मतलब माध्यिका ही है, तो ये दिया है, और एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन देखते ही यहाँ पे सी एफ लिख लेना है। तो सी एफ मैं यहीं पे लिख देती हूँ, इधर लिख देती हूँ, ठीक है, उधर अपने सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ये है पहला बारंबारता, इसको सेम लिखते हैं यहाँ पे। तो 5 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो अब 5 में क्या करेंगे, ये x जोड़ेंगे, x जोड़ते ही जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या आएगा 5 + x, ये आ जाएगा। अब 5 + x जो है इसमें अपन जोड़ेंगे 20, 20 जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 + x चलता रहेगा। अब फिर 25 में 15 जोड़ेंगे, 25 में 15 जोड़ा तो ये आ जाएगा 40। तो 40 + x, फिर 40 + x में y जोड़ा, तो अब की बार क्या हो जाएगा 40 + x + y। फिर 40 + x + y में 5 जोड़ा तो 40, और ये 5 ये 45, और x + y तो सेम टू सेम रहेगा। ये हमारे पास में सी एफ इसका आ चुका है, ठीक है, सी एफ आ चुका। अब हमें क्या करना है, आगे जो हमें करनी है बात वो है अपने पास में क्या, कि ये अपने को क्या दिया है, सिग्मा एफ का वैल्यू दिया है, मतलब एन का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 60, ठीक है, एन का वैल्यू दिया है 60। अब
यहाँ से क्या करना होगा हमें, वही फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। इससे हम मीडियन जो है माध्य का वो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए कि इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दिया है हमें माध्यक कितना है 28.5 है। माध्यक मतलब मीडियन जो है वो 28.5 है। और ये कहाँ पे बिलोंग करेगा अपना, ये हमारा बिलोंग करेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्यों करेगा ये बिलोंग, तो देखो ये हमने 20 कैसे मैंने फटाफट से बता दिया, ये इसलिए बता दिया, देखो माध्यक का मान 28.5 दिया है, तो माध्यक जो है ये 28.5 जो अपना कौन से वर्ग अंतराल में आएगा, तो ये 28.5 20 और 30 के बीच है तो आएगा, 20 और 30 के बीच ही आएगा। ये तो नहीं है कि इसके बीच में आ जाएगा, ये इसमें तो 30 से 40 के बीच के नंबर्स आएंगे, तो 28.5 अपना इसी वर्ग अंतराल के बीच में आएगा। इसीलिए हमारा जो है माध्य का वर्ग ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना माध्य का वर्ग हो गया है, जो हमने क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग पता लगा लिया है। और ये हमारा 60 जो है n का वैल्यू है। ठीक है, n का वैल्यू ये है। अब ये आपको माध्य का वर्ग पता चल गया, तो यहाँ से आपको l का वैल्यू भी दिख गया। l का वैल्यू यहाँ पे भी 20 है, जो कि निम्न सीमा है माध्य का वर्ग की। और क्या पता चला यहाँ से कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपने देखनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, माध्य का वर्ग की जो है अपने पास बारंबारता, तो ये अपने पास माध्य का वर्ग की बारंबारता जो कि स्मॉल f है। और माध्य का वर्ग से ठीक पहले वाली क्या लिखनी है, CF। तो माध्य का वर्ग तो ये वाला चल रहा है, इससे ठीक पहले की CF ये 5 + x, तो ये वाली CF आपको लेनी है। और हुई बात h की, तो h क्या है, वर्ग अंतराल, तो 10-10 का गैप चल रहा है, तो 10 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको यहाँ पे रख देनी है। तो ये m का वैल्यू 28.5 दिया है, l का वैल्यू ये 20 रख देते हैं। ठीक है, और ये 60/2 मतलब 30 हो जाएगा, माइनस CF मतलब 5 + x। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगाया, तो अभी मैंने चिन्ह चेंज नहीं किया। डिवाइड करना है किससे, f से, तो f का वैल्यू है 20, गुणा करना है 10 से। अब यहाँ पे ये हो गया 10 दूनी 20, यहाँ पे इसको माइनस कर दो, तो 28.5 में से ये घटाएंगे 20, तो ये 8.5 रह जाएगा। ये अपन ने काटा तो ये 30 रह जाएगा, 30। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, तो ये अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, और डिवाइड सिर्फ यहाँ पे 2 बचा है, तो 2, और इसको अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 8.5 का डबल कितना हो जाएगा अपने पास में, ये 17 हो जाएगा। और यहाँ पे 30 - 5 तो ये 25 - x। अब इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो 17 - 25 = -x, तो ये बचा माइनस का 8 = -x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का वैल्यू आया 8। x का वैल्यू तो आ चुका, अब y का वैल्यू भी चाहिए, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, अभी बताया था कि ये जो लास्ट का CF होगा ये हमेशा किसके बराबर होगा भाई, ये हमेशा अपने n के बराबर होगा। और n का वैल्यू दिया क्या है 60, तो एक इक्वेशन बनेगी यहाँ से 45 + x + y = 60। और x का वैल्यू पता चल चुका है, तो x का वैल्यू यहाँ से रख देंगे कितना 8, और y का वैल्यू नहीं पता तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और अब सॉल्व कर लेंगे बस। ठीक है, तो y = ये हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। तो 60 में से हमें क्या घटाना है, ये दोनों को जोड़ लो पहले, तो ये या तो जोड़ लो या फिर इधर जाके घटा दो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। तो 60 में से देखो अपन ने पहले 45 घटा दिए, तो ये बचा 15, 15 में से 8 घटा दिए तो ये बच गया 7। कैसे भी सॉल्व कर लो, तो तरीका बदलने से आंसर तो नहीं बदलते, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, x का वैल्यू मिला आपको 8 और y का वैल्यू मिल चुका है 7। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं x y के वैल्यूज़ में जो दिए गए हैं वो पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही लगाया हमने और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, लेकिन चीज़ें जो थी वो थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में थी, तो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ इसी टाइप का, इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन अभी लिखती हूँ तो आप उसको ध्यान से देखें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें दिए अपने को ये वर्ग अंतराल 150 से 55, 155 से 160, 160 से 65, 65 से 170, 170 से 175, और ये दिया है लास्ट में 175 से 180। ये क्या है, बच्चों की हाइट जो है वो दी गई है कितने में, इन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में हाइट दी गई है। यहाँ पे दी गई है फ्रीक्वेंसी मतलब f, फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी कि यहाँ पे 12 लिख दिया, यहाँ पे b लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, ये d लिख दिया, यहाँ e, यहाँ पे 2। ओके, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि ये इनका टोटल कितना है 50 है। ठीक है, इनका टोटल तो क्या है 50 है,
और सी एफ भी दे दिया आपकी बार, सी एफ भी दे दिया। क्या दे दिया? ये ए है, ये 25 है, ये सी है, ये 43, ये 48 और ये एफ। पूछ क्या लिया? क्या पूछेगा? ये जो बी दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, ये डी सी ई एफ। अब की बार उसने इन सब की ही वैल्यू पूछ ली, तो इतना सब पूछ लिया तो अब कैसे करेंगे? तो इसको भी आराम से कर लेंगे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जो आपको सिखाया है उसी चीज़ का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो देखो ए आपको ये दिया है ना। अब मैंने क्या बताया था कि जो एफ़ रहता है वही तो क्या रहता है आपका ए रहता है। सबसे पहले कोई चेंज नहीं होता यहाँ पे, तो इनडायरेक्टली इन्होंने आपको यही दिया है क्या कि ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। अब दूसरा सी एफ फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, ये जो ए है इसमें ये बी जोड़ देते हो और उसी को तो यहाँ लिखते हो ना, लेकिन इसने यहाँ पे 25 दे दिया। इट मीन्स दैट ये आपसे बोलना चाह रहा है कि ये 25 जो वैल्यू है ए प्लस बी की है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से समझना था। अब ए का वैल्यू यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दोगे तो 12 + 20 ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे 25 - 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। तो बी का वैल्यू पता चल गया। ऐसे ही अब था ये वैल्यू फाइंड कर लोगे, 25 + 10 ये 35। तो 35 जो है ये किसके बराबर है? ये सी का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ये 25 + 10 ये सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू 35 मिल गया। अब ऐसे ही सी प्लस डी कर दो, सी प्लस डी बराबर ये दिया है, तो सी प्लस डी इक्वल टू 43। सी का वैल्यू ये पड़ा है, तो ये रख देते हैं 35 + डी इक्वल टू 43। तो डी का वैल्यू क्या जाएगा? 43 - 35। 43 में से अपन 35 घटाएंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपने पास में 8। तो डी का वैल्यू भी मिल गया। ऐसे ही बस आगे वैल्यू करते चलो। 43 + ई, तो 43 + ई इक्वल टू क्या है? ये 48। डिफरेंस कर लो, 48 में से 43 घटाना है तो 5 आ जाएगा। तो ई का वैल्यू 5 मिल गया। कितना इजी क्वेश्चन था, देखने में ही डरावना लग रहा था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, दम ही नहीं था। लास्ट में 48 + 2 इट मीन्स दैट एफ, तो ये आया 50 = एफ। सारे ही वैल्यूज़ आपने बहुत ही आसानी से क्या कर लिए हैं? फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, जो भी सिखाया था वो ही यूज करना था, नया कुछ भी इसमें नहीं करना। इसमें तो आपको एल जो है एल वाला, ये L + n/2 - CF/F × H वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना था। बस आपको ये CF वाला कॉन्सेप्ट ही पता हो तो आप आराम से इसको कर सकते थे, ठीक। अब हम लास्ट जो अपना बचता है यहाँ पे वो करते हैं और फिर PYQ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना, इसके बाद थ्योरी तो लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोड, ठीक है। सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई जो भी अपने को डाटाज दिए रहेंगे उसमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आए, ठीक है, अगर सिंपल आपको दिया रहे व्यक्तिगत श्रेणी में तो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आए, जो संख्या रिपीट हो उसी को अपन क्या कह देते हैं? वही क्या होता है? उसका बहुलक होता है, ठीक है, वही बहुलक हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है 3, 5, 6, 5, 5, 8, 10, 2, 5। तो यहाँ पे पूछा आपसे मोड बताइए, बहुलक बताइए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो 5 सबसे ज़्यादा बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ पे आंसर अपना मोड जो है सबसे ज़्यादा बार 5 था, इसलिए 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी नंबर आपको देख सकता है, पॉइंट में भी दे सकता है, जैसे भी दे उसके आंसर अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं थी। अब दूसरा आता है यहाँ पे अपना वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन, ठीक है। वर्ग अंतराल से क्वेश्चन पूछता है, तो वर्ग अंतराल में आपको दिया रहता है, जैसे ये 0 से 20 दे दिया, 20 से 40 दे दिया, ठीक है, 0 से 20 दे दिया, 20 से 40, 40 से 60 मानो, 60 से 80, 80 से 100, ये सब आपको दिया हुआ है, और 100 से 120 यहाँ पे दिया है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी रहती है, ठीक है, वही यहाँ पे सारी चीज़ें दी हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। फ्रीक्वेंसी दी है 6, 8, 10, 12, 6 और ये 5। यहाँ पे बोला है कि बहुलक बताना है। तो पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम माध्यिका में ध्यान रख के आए हैं, तो बहुलक का भी एक फॉर्मूला होता है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुलक के लिए हम Z से डिनोट करते हैं, वैसे बहुलक ही लिख देती हूँ, बहुलक। इसके लिए क्या करते हैं? L तो आएगा ही, L प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 - F0 बटा क्या आ जाएगा? डिवाइड में F1 - F0 तो लिख दो, और इसमें से F2 भी घटा दो, और ये जो F1 लिखा है पहले इसमें 2 से गुणा कर दो। ये फॉर्मूला याद रखने का थोड़ा सा तरीका है, ठीक है। ये हो गया, और गुणा किससे कर देना है? वही H से, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है? ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या लिखा? वापस लिख देती हूँ, Z = L प्लस F1 - F0 बटा F1 - F0 को सेम लिखा, माइनस F2 भी कर दो,
गुणा एच कर दो, और ये जो पहला F1 लिखा नीचे की साइड इसका डबल कर देना है, ऊपर सिंगल ही आएगा। ये फॉर्मूला रखने का याद रखने का थोड़ा सा तरीका बता दिया। अब F1 क्या है, देखो L तो वही लोअर लिमिट ही है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं। H वही है वर्ग अंतराल, इसमें भी कोई चेंज नहीं। F1 क्या है, F1 जो है वो आपका क्या है, बहुलक वर्ग का क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी। फिर F0 इससे ठीक पहले वाले की, और F2 क्या है, इसके बाद वाले की फ्रीक्वेंसी है। ये आपको देखनी है। अब ये फॉर्मूला तो बता दिया, इसको यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखते हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको जैसे CF वगैरह फाइंड आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे बहुलक वर्ग ढूंढना है। जैसे वहाँ माध्य का वर्ग ढूंढ रहे थे, वैसे यहाँ पे बहुलक वर्ग ढूंढना है। बहुलक वर्ग कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी है वही उसके सामने वाला वर्ग ही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो देखो 6, 8, 10, 12, 16, 6, 5, तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या क्या है, ये 12 है, ठीक है, 12 ही है। 12 के सामने क्या है, ये 60, 80, यही क्या है, अपना बहुलक वर्ग है। बस इतना सा पता करना है, उसके बाद में सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी और फॉर्मूले में वैल्यूज रख के आंसर आ जाएगा। L का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 60, ठीक है, ये जो 60 है ये हो गया। अब F1 क्या है, F1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, F1 हो जाएगा अपना यही बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 मतलब 12। F0 का मतलब क्या है, इससे ठीक पहले वाले की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं F0, तो ये हो गया 10, और इसके बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी है उसको F2, ठीक है, पहले है तो 0, बाद है तो 2, तो ये वैल्यू आ गई। अब H का मान है वर्ग अंतराल जो है ये हो जाएगा अपना 10 में मतलब 20 में से 10 घटाया अपन ने ये, तो ये अपने पास में 20 का गैप है सभी में, तो वर्ग अंतराल या गैप जो है ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली बात ही नहीं है। तो ये 20 सारी वैल्यू आ गई। सारी वैल्यू आने के बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी और बस कैलकुलेशन करनी है, जो कि आप सभी जानते हो, उसमें तो आप बहुत ज़्यादा क्या है, माहिर हो। खुद को कम बिल्कुल नहीं समझना है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी बहुत आगे तक जाओगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो वैल्यू रखती हूँ मैं, देखते जाना कहीं गलती तो ना हो। तो L का वैल्यू 60 है, प्लस F1 क्या है, ये 12 माइनस 10, F0 का वैल्यू नीचे भी 12 माइनस 10, लेकिन इस 12 को 2 से भी गुणा करना है, माइनस ये F2, ठीक है, माइनस F2 मतलब -6, और गुणा किससे करना है, इस 20 से, H से। बस अब सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है। तो 60 प्लस ऊपर तो 2 आया और नीचे 12 दूनी 24 में से ये 16 घटा देंगे, तो 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू ये 20 चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 4 पंजे 20, तो 60 प्लस 5, इट मीन्स दैट आवर आंसर इज 65, ठीक। तो 65 हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे आंसर हो गया है। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, आराम से आप इसको कर सकते थे। ये कैलकुलेशन आप सबको करनी आनी चाहिए, ठीक है, क्लास 10th तक की सारी कैलकुलेशन है जो कि आप आराम से कर सकते हो। अब हम आगे चलें या फिर एक और क्वेश्चन करें। तो देखो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, आराम से अब आप प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कहाँ से करनी, कोई गाइड वाइड की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक्सरसाइज 13.1 से लेके 13.3, ठीक है, ये कौन सी क्लास की, क्लास 10th की, ठीक। ये सब आपको सोल्व करने हैं सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल प्लस अनसोल्व्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो NCERT से तो जो भी क्वेश्चन बनेगा अगर डायरेक्ट पूछेगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। ये आप क्वेश्चन कर लो। तो इसके अलावा भी जो अपनी ये संजीव पासबुक आती है, ठीक है ना, संजीव पासबुक भी आती थी अपने पहले। तो अगर आपके कोई भाई बहन हो, कोई अड़ोसी पड़ोसी जो भी भाई 10th क्लास में पढ़ते हो, तो वो एक बार आप ये पासबुक ले आना। उसमें भी क्या है ना, पुरानी जो NCERT रहती थी, क्या रहता था, जो ओल्ड NCERT थी ना, उनके क्वेश्चंस इन्होंने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं लघुत्रात्मक करके, निबंधात्मक करके। तो वही ओल्ड NCERT के क्वेश्चन हैं वहाँ पर। तो ये आप इस पासबुक के थ्रू देख सकते हो, इसमें सोल्व करके भी आपको समझाया गया है, तो आप आराम से समझ भी सकते हो। पहले खुद से करने की कोशिश करनी है। पिछली बार जो है 2-3 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ही बिना डिजिट चेंज करे ही यहीं से पूछ लिए थे, ठीक है। तो NCERT ही रहेगी सोर्स, तो अब पुरानी रहे या फिर नई वाली रहे, आपको तो जो है NCERT तो एटलीस्ट करनी ही करनी है। उसके सारे कॉन्सेप्ट आ गए तो फिर वो बस संख्या ही बदल सकता है, उसके पास में और कुछ वो नहीं है कि वो कुछ और करे एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर भी नहीं चाहते कि भाई आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन दे, अलग से ही ऐसे क्वेश्चन में फंसाए, ऐसा वो भी नहीं चाहते, ठीक है। बस आप ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस करें, बस ऐसा ही उनका भी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन उनको भी वापस ना बनाना पड़े, डिलीट ना हो, ऐसी ही कोशिश रहती है। पहले क्वेश्चन डिलीट वगैरह होते थे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पहले ही ऑथेंटिक सोर्स से बनाया जाता है। और लास्ट में एक फॉर्मूला और था
जो कि मैंने कल बताया था आपको कि बहुलक इक्वल टू क्या होता है अपने पास 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो z इक्वल टू सॉरी z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हो। ये एक रिलेशन है। इसमें आपको क्या है, ये माध्यिका दे सकता है, माध्य दे सकता है, बहुलक पूछ सकता है। मतलब इनमें से कोई भी दो वैल्यूज़ आपको देगा और एक वैल्यू पूछ लेगा। अब मैं इसके लिए 2-3 कोई भी क्वेश्चन बनाऊँ, जैसे कि लिख देती हूँ भाई आपके लिए कि आपको दिया है, मानो माध्य दिया है कितना, माध्य दे दिया आपको 32, ठीक, और बहुलक भी दे दिया कितना 35। आपसे पूछा है माध्यक बताओ, तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो बहुलक तो 35 दिया, तो ये 35 लिख दिया। माध्यक दिया है 32, तो 3 इंटू 32 माइनस माध्यक, सॉरी माध्य दिया है ना, माध्य दिया है, सॉरी, तो 3m इंटू 2 इंटू 32। इसको सॉल्व कर लो। तो 35 प्लस ये 32 दूनी 64 हो जाएगा, इधर जाया तो प्लस हो गया, ये अपने पास हो गया। अब 3m इक्वल टू ये हो गया 9, ये हो गया 9, तो m का वैल्यू क्या आया 99/3। इट मीन्स दैट m इक्वल टू 33। तो ये हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं कथन बना के, ठीक है, कथन बना के वो पूछ सकता है भाई सत्य है असत्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब चलते हैं थोड़ा सा अपन कहाँ चलते हैं, तो जहाँ पे आपका PYQ को करने का मन है तो PYQ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है अपना 2025 का पेपर, ठीक, ग्रुप ए वाला, ठीक है, ग्रुप ए का 23 जून वाला पेपर है ये, 23 जून वाला, 23 जून 25 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक तो, और दो क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन हैं जो पहले भी आया करते थे, तो वो भी थोड़े बहुत मैं करा दूंगी। पहले करवाए हुए हैं तो पूरे तो नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है, वहाँ पे आप देख लेना जाके, जो इंपॉर्टेंट है आगे भी आ सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। तो ABC 3 वितरण इस प्रकार हैं। किस प्रकार है भाई, A के वैल्यू दे दिया, B का दे दिया, C का दे दिया। निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखो क्या किया इन्होंने, ये 3 चीज़ दे दी आपको, 3 तरह के डाटाज यहाँ पे दे दिए हैं, और ये बोला कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, यहाँ माध्यिका भी पूछी, बहुलक भी पूछा, माध्य भी। आपको यहाँ पे भाई तीनों ही कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, माध्य भी, माध्यिका भी और बहुलक भी। एक भी पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को छोड़ ही सकते हो फिर, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे देखो, पहले ए का भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए का माध्य निकालना पड़ेगा। ए का तो माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी और बहुलक भी। क्यों निकालना है, क्योंकि सभी ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन में इसने ये दे दिया, तो ए के लिए तो तीनों काम करने पड़ेंगे। लेकिन पहले अगर आप ऑप्शन वाइज चलोगे तो ऑप्शन वाइज काम करके देखो, ठीक है। तो देखो पहले क्या दिया, बी की माध्यिका इक्वल टू ए का बहुलक। तो ए का बहुलक देख लो पहले, तो बहुलक देखना आसान है, जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो, ठीक है, इस तरह के उसमें, तो जो संख्या ज़्यादा रिपीट हो वही क्या हो जाता है, उसका बहुलक हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, यहाँ पे अपने पास में रिपीट क्या हो रहा है, देखो 2 3 7 1 3 2 3। तो 2 कितनी बार है, 1 बार, और ये 2 बार। तो 2 तो 2 बार ही है, 2 तो भाई 2 बार है। 3 का देखते हैं, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 है अपने 3 बार। ये कितनी बार है रिपीट हो रहा है, ये लिख रही हूँ और ये नंबर लिख रही हूँ, ठीक है। फिर अपना आता है एक तो छोड़ ही दिया, एक तो एक बार ही है। फिर क्या है 7, 7 एक बार ही है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर है भाई, 3 है, 3 बार। तो बहुलक अपना ये हो गया है ए के लिए, ठीक है। मोड 4A मतलब बहुलक अपना हो गया 3। एक काम तो हो गया, ये तो आपने पता लगा लिया। अब बी की माध्यिका, बी की माध्यिका देखो भाई, बी ये है, तो बी यहाँ पे लिख लेते हैं, और अच्छे से आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ये क्रॉप किया हुआ है इसलिए। तो 7 5 9 12 5 3 और 8, इसकी माध्यिका बतानी है। अब आया, अब क्या किया, ये बी दे दिया। अब इसमें पहले क्या करना पड़ेगा, माध्यिका के लिए क्या बताया था, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, आरोही क्रम में इनको जमाना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ करके दे दी, छोटा बड़ा कैसे भी दे दिया, तो आपको पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो जमाइए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में क्या, छोटा नंबर है छोटे से बड़े में, ठीक है। मैंने पहले आपको उल्टा बता दिया, मैंने आपको असेंडिंग में बड़े क्रम से छोटे में बता दिया है ना, तो वो मैंने डिसेंडिंग का बता दिया भाई ना, माफ़ी चाहूँगी उसके लिए, उसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। कहाँ पे बताया था, 1 मिनट मैं उसको ठीक ही करवा देती हूँ, 1 सेकेंड।
असेंडिंग ऑर्डर ये लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ये भाई बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। ठीक है, तो असेंडिंग में तो क्या करते हैं अपन, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं ना, बढ़ते हुए क्रम में तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे और बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। ये बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ मतलब कि क्या है भाई, ये अवरोही क्रम है, तो इसको करेक्ट कर लेना। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे भी आप जमा सकते हो, वैसे हम आरोही क्रम को ही लेके चलेंगे। अवरोही में भी आप करोगे तो गलत नहीं होगा, पर ज़्यादातर टीचर्स यही बताते हैं, आपकी आदत भी यही है तो आप इसी से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने अवरोही वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया ही नहीं। ठीक है, तो मैंने भाई करेक्ट करा दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने करेक्ट नहीं कराया। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करोगे, 2x की स्पीड पे देख रहे हो फिर भी, तो आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो आरोही क्रम में जमा रहे हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 3 है, फिर क्या है 5 है। 5 दो बार है तो दोनों बार लिखना पड़ेगा, एक बार और 2 बार, तो दोनों बार लिखो, ये लिख दिया। फिर 5 के बाद में क्या है 7 है, तो 7 एक बार, ये एक बार लिख दिया। फिर 8 है, 8 लिख दिया। फिर 9 है, 9 लिख दिया। और 12 एक बार है, ये 12 लिख दिया। सारा अपना ये लिख दिया है अपन ने। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितने हैं, आरोही क्रम में लिख लिया, पहला काम कर लिया। अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने जो है प्रेक्षण है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो n का वैल्यू है 7। अब 7 है, ये तो ओड है जी, तो ओड है तो बढ़िया है, अपने तो कुछ भी नहीं करना ओड में, तो n+1/2 वह पद, वही अपना आंसर। तो 7 + 1 8, 8 का आधा 4, तो चौथा पद क्या होगा, फोर्थ जो पद है वही हमारा मीडियन हो जाएगा। फोर्थ पद क्या है, 1 2 3 4, तो 7 जो है 7, यही अपना क्या है यहाँ पे ये आंसर है। लेकिन बी की माध्यिका बराबर है क्या ए के बहुलक के, बी की माध्यिका तो 7 आई और ए का बहुलक कितना आया, ए का बहुलक तो ये 3 आया, तो 7 क्या कभी 3 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये तो पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरे को चेक करो, अब इन्होंने क्या किया देखो, पहले के लिए अलग कैलकुलेशन कराई, दूसरे में ए का माध्य पूछा, सी का बहुलक, इसमें अलग कैलकुलेशन कराई, और इसमें आपके ये ए का माध्य जो है ये अलग करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ए का बहुलक पता है, यहाँ पे ए का बहुलक कितना निकाला आपने 3, तो ए के लिए अब माध्यिका भी निकालनी पड़ेगी। तो सारे इसने अलग अलग काम करा लिए, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। तो कॉन्सेप्ट अगर पता है फिर भी टाइम तो लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो ए का माध्य निकालते हैं। अब माध्य निकालने के लिए क्या करोगे, माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ोगे, इसमें आपको जो है असेंडिंग में जमाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। तो ये क्या है, 2 है, 3 है, 7 है, जोड़ के लिख देती हूँ। ठीक है, 2 3 7 1 3 2 3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 7 और 3 ये 10। ठीक है, 7 और 3 10 हो गया। फिर 10 के बाद में ये देखो ये 15 हो गया, 15 हो गया, 10 और 5 15, 15, और ये देखो फिर क्या हो गया, ये 15 और 5 20, और ये 1 बच गया तो 21। तो इस तरह जब जोड़े में संख्या बनती जाए ना 5 5 के 10 10 के, तो उसको पहले जोड़ लिया करो। ठीक है, ताकि आपको है ना ऐसा कन्फ्यूज़न ना रहे। तो 21 अपना जोड़ हो गया। संख्या टोटल कितनी है, 7 है, तो 7 का भाग दे दिया, तो ये हमारा माध्य आ गया। यहाँ से ए का कितना, 7 है 21। ठीक है, तो यहाँ पे ए का माध्य आया 3। ठीक, x बार = 3 आ चुका है। अब c का बहुलक ये रहा, तो 4 4 4, ये तो सीधा ही दिख रहा है भाई, c का बहुलक कितना है यहाँ पे 4 है, क्योंकि 4 ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका जो है आंसर ये बराबर है, तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, ए का माध्य जो है ये अब निकालना पड़ेगा। ए का माध्य तो निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया ना सेकंड के लिए, तो वही यहाँ पे लिख लो, x बार का वैल्यू तो 3 है, और माध्यिका अब निकालनी पड़ेगी। बहुलक निकाल ही चुके हो, तो अब सिर्फ माध्यिका निकालने की बारी है। माध्यिका के लिए अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 2 3 7 1 3 2 3, इसको लिखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम में। ठीक है, ये ए के लिए बात कर रहे हैं, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर आएगा 2, 2 कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, तो 2 बार ही लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 बार गायब कर दोगे। 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 बार। ठीक है, फिर लास्ट में क्या बच गया 7, तो 7 लिख दो, आरोही क्रम में लिख लिया। अब इसके बाद में क्या करोगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स ये अपने पास में कितने हैं, 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो n का वैल्यू 7 है। ओड है तो क्या करना पड़ेगा, ओड है तो n+1/2 वा पद, यही क्या हो जाएगा अपना माध्यिका हो जाएगा, माध्यिका ही तो चाहिए, तो 8/2 चौथा पद। ठीक है, चौथा पद जो है क्या है, 1 2 3 4, तो ये है m = अपना 3। तो अब जाके अपना आंसर आया है कि भाई x बार भी 3 है, m का वैल्यू भी अपना 3 आया, और बहुलक जो है बहुलक
जेड, ये भी अपना 3 आया, तो ये इसलिए ये वाला आंसर ठीक है। अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो कितना इजी ही दिया एक तरह से, लेकिन ऑप्शन ऐसे बना दिए कि जब तक आप ऑप्शन सारे चेक नहीं करोगे, पहला दूसरा चेक नहीं करोगे, तब तक तीसरे पे नहीं जा सकते। अब कोई बच्चा है, वो अगर चाहे कि भाई मैं तो नीचे की तरफ से फोर्थ से चेक करता हूँ, उल्टा चेक करता हूँ, तो वो एक स्टेप पहले आंसर आ जाएगा उसका। इतना ही है। अब आपकी किस्मत की बात है, आप कैसे चेक करते हो, वो कैसे ऑप्शन देता है। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने नहीं पढ़ रखा हो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और टाइम टेकिंग था थोड़ा सा, ठीक है। 1 से 2 मिनट आपको लग सकते थे, क्योंकि तीनों ऑप्शन फाइंड करने के लिए जोड़ बाकी तो करेंगे ना एटलीस्ट, तो इतना तो करना पड़ेगा, देखो, है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन जो था इसी पेपर में, ग्रुप ए में ही ये था, ये रहा। ये है, आंकड़े दिए हैं 6, 7, यहाँ लिख देती हूँ 6, 7, x-2, x, 18 और 20। इनको आरोही क्रम में लिखा गया है। पहले ही आरोही क्रम में लिख दिया इन्होंने, अपन को कोई चेंज नहीं करना। फिर इन आंकड़ों की माध्यिका भी दे दी, माध्यिका भी दे दी कितनी, 16, और पूछा क्या है, x का मान, ये x का मान पूछा। तो जब इन्होंने आरोही क्रम में दे दिया, माध्यिका भी दे दी, तो अब अपन को क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढने। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो n का वैल्यू है 6, अब की बार है 6, मतलब इवन सम संख्या है। सम संख्या आते ही दिमाग में क्या आएगा, सम संख्या आते ही आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n/2 व पद प्लस n/2 + 1 व पद, ये दोनों पद लेने हैं और इनका एवरेज, इसको बराबर करना है माध्यिका के। यही तो फॉर्मूला होता है, तो बस इसमें वैल्यू रखनी है। तो 6 + 2, 6/2, तो ये तीसरा पद, और इसमें तीसरे पद में 1 जोड़ेंगे तो चौथा पद, ठीक है। तो थर्ड प्लस फोर्थ वाला जो पद है, तो ये देखो थर्ड तो क्या है, 1, 2, 3, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इन दोनों को जोड़ना है। तो x-2 + x/2 = m क्या दिया है, ये 16 ये रख दिया। अब सोल्व करना है, कुछ नहीं होगा, आंसर आ जाएगा x-2, तो ये x और x तो 2x, तो ये 2x - 2 = 16 दूनी 32, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 16 दूनी 32। अब 2x = ये 32 + 2 हो गया, तो ये 34, और 34 का आधा ही क्या होगा अपना आंसर, तो ये हो जाएगा 17, ठीक। ये दिया है x = 17। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, एक क्वेश्चन ईजी था, आराम से कर सकते थे। सभी ने ये चीज़ तो पढ़ाई थी, तो ये क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने के लायक था, आराम से आप इसको कर सकते थे। चलो अब हम चलते हैं ग्रुप बी की ओर। ग्रुप बी का जो ये पेपर है, ये आपका था कब, 26 तारीख को, ठीक है। वो 23 तारीख को था और ये अपना 26 जून को था, ठीक। 26 जून 25 वाला है ये ग्रुप बी का पेपर। इसमें अपना ये वाला क्वेश्चन था, तो इसको भी पढ़ते हैं। x² और x² + 1/x² का समांतर माध्य। अब ये समांतर माध्य आपको पता है ना क्या है, माध्य ही है, एवरेज ही है, x बार ही है, ठीक है। जो क्या दिया है, m², और x + 1/x का माध्य पूछ लिया है। तो देखो क्या करना था, यहाँ पे जो जो बोलता जा रहा है वैसे वैसे करता जाना है। तो समांतर माध्य मतलब एवरेज का सूत्र आपको पता है, और ये दिया भी है आपको m²। ये आपको पता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशि क्या दी है, अब की बार भाई राशि तगड़ी दे दी है, x² और 1/x²। तो अब आपको करना होगा m² = जो दिया है उसको जोड़ दो, बस यही तो राशि है अब की बार, तो ये जोड़ दिया। कितनी है, 1 है, 2 है, तो 2 का भाग दे दो। अब ये भाग दे दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लिया, ये लो जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास, आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा, x + 1/x का माध्य बताओ हमें, तो क्या बताओ, x + 1/x का माध्य। तो x + 1/x का माध्य क्या हो जाएगा अपने पास में, x + 1/x का माध्य हो जाएगा x + 1/x/2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आगे की बात करनी है। आगे की बात क्या करनी है कि ये तो आपने लिख लिया, अब इससे आपको थोड़ा सा क्या पता चल रहा है। ये वैल्यू इन्होंने पूछी है आपसे, ये वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे क्या हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ये x + 1/x जो है, इसका हम होल स्क्वायर जानते हैं। क्या जानते हैं, ये तो जानते हो ना सब, a + b का होल स्क्वायर = पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्याओं का गुणा और इसका दुगना। तो मैं यही कर रही हूँ, पहली संख्या x है, x², दूसरी संख्या 1/x है, इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या x, दूसरी संख्या 1/x, ये कट गया है यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या आया मेरे पास में, यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 1/x, ये मेरे पास में अभी नहीं है, और इसकी वैल्यू तो है, इसकी वैल्यू है 2m², तो ये 2m², और ये तो मैंने कट दिया x से x, तो ये बचा 2, ठीक है। ये हमारे पास में है। अब
अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम जो हमारे पास में ये है x प्लस 1/x, इसको क्या कर सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इसको k मान लेते हैं। और इसको नहीं भी मानना तो आप इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अभी आपको इससे काम नहीं है, आपको काम किससे है, आपको है x प्लस 1/x से काम, ना कि इसके स्क्वायर से, ठीक है। इसके स्क्वायर से काम नहीं तो स्क्वायर को क्या करो, दूसरी साइड भेज दो ना। दूसरी साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2m² + 1 और इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आपको बस यहीं तो वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू आ चुकी, इसमें 2 का ही तो भाग देना है, और क्या करना है, यही तो पूछा इसने। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 कॉमन ले लेती हूँ दोनों में से, और ये बच जाएगा m² + 1 और डिवाइड किससे कर दूँगी, 2 से, ठीक। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो आपको दिख ही नहीं रहा, ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो क्या करोगे अब क्या कर सकते हो, ऑप्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा खेल लिया आपके साथ में कि डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दिया उसने। तो ये जो 2 है ना, इसको आप वर्गमूल के अंदर ले जाओगे तो ये 4 बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये आप इसको ऐसे लिखो, चाहे रूट के अंदर लिख दो, ठीक है। तो रूट के अंदर लिख दिया तो ये हो गया अपने पास में, ऊपर का सेम है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। अब यहाँ पे देखो कि ये भाई ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। अब ये तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको m² + 1/2 पूरे के ऊपर रूट, तो ये तो माइनस है, ये तो गड़बड़ है। ये m² + 1/2 है, लेकिन नीचे वाले पे रूट नहीं है इसलिए ये गलत, और यहाँ पे माइनस इसलिए ये गलत। आंसर है ये वाला, बिल्कुल सेम आपके ये मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा काम की बात है, जो कि नंबर सिस्टम में खूब चिल्ला चिल्ला के आपको बताई थी। नहीं आई समझ में तो पहले से बेसिक क्लासेस देख के आओ, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला भी खूब मैंने बेसिक नंबर सिस्टम में बताया, ये भी बताया। अब आप नहीं पढ़ते हो, आप कहते हो ये सिलेबस में नहीं है, तो ये सिलेबस में है ना आपके, समांतर माध्य तो फॉर्मूला तो यही लगा, लेकिन ये भी काम में आना चाहिए आपको। वो ये चाहते हैं कि आपको अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले जो है वो याद हो, उनको यूज़ करना आपको आता हो। ये आपका एग्जामिनर जो है यही देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि आपके सिलेबस में नहीं है एलसीएम एचसीएफ वगैरह ये सब चीज़ें, तो हम क्यों पढ़े, आपको पढ़ना होगा अगर आपको अपने नंबर पक्के करने हैं, ठीक है। ये आप नहीं बोल सकते कि हमें किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया तो हमने नहीं पढ़ा। आपका सिलेक्शन है, आपकी जिम्मेदारी है, जितना टीचर ने पढ़ाया उतना आप करें, बाकी का खुद से करें, ठीक है। क्योंकि खुद के लिए मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। तो देखो क्योंकि टीचर पढ़ाते हैं तो आपको ये लगता है ये हमारा टाइम वेस्ट करें, ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए फिर आपको खुद ही करना पड़ेगा, आप टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। कैसे किया, ये पहले से ही व्यवस्थित करके दे दिया, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में दे दिया इन्होंने। पहला स्टेप आपको नहीं करना भाई, काम बचा दिया इन्होंने, ठीक है। क्या बोला, आंकड़ों की माध्यिका दे दी है, एम का मान दे दिया 63 और एक्स पूछ लिया, एक्स कहाँ है, ये रहा एक्स यहाँ पे, इसमें भी है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स को गिन लो, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। n का वैल्यू 10 मतलब सम है तो क्या करना, n/2 और n/2 + 1 व पद, ये लेना। इन दोनों का क्या करना, जोड़ना है और डिवाइड कर देना है 2 से। और ये ही तो अपना क्या है, माध्यिका, जो कि आपको दी ही हुई है, कितनी, 63। तो 63 = n/2 मतलब 5वां पद, ठीक है। 5वां पद प्लस 5वें पद में एक और जोड़ाइए तो छठा पद, 5वां पद प्लस छठा पद डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस 2 को तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये गुणा 2 कर दिया। 5वां पद देखो अब, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये x 5वां पद है और ये x + 2 ये छठा पद है, ठीक। तो ये दोनों पद ले लिए मैंने, x + x + 2 तो बस गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा x और x 2x + 2। अब इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस जोड़ बाकी करना था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। लेकिन आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं, आप मैथ को ही स्किप करके चले गए, तो आप फिर कैसे करोगे। तो ये अपना यहाँ पे आंसर हो गया है। बस यही थोड़ी सी चीज़ें थी जो आपको करनी थी। तो ये भाई 2025 में 4 क्वेश्चन आए थे आपके सांख्यिकी से। पहला जो पार्ट था पाई चार्ट वाला, डाटा वाला, उससे क्वेश्चन इन्होंने नहीं पूछा तो आप ये ना सोचे 2026 में भी नहीं पूछेगा, हम इसको स्किप कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, स्किप कुछ भी नहीं करना। जो भी जितना पढ़ा दिया प्लेलिस्ट में, जितना भी पढ़ाया है, 8 लिस्ट बोल रही हूँ मैं, 100% नहीं बोल रही, ठीक है। 100% क्यों नहीं बोल रही, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। 100% मैंने तो पढ़ा दिया, वैसे कुछ भी चीज़ अगर 1-2% बच भी गई होगी तो आपके एंड से ही बची होगी, क्योंकि आपने ही बोला होगा कि ये मत पढ़ाइए, ये ऐसा मत करिए, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है।
बाकी की जो भी चीज़ें हैं, फिर भी मैंने यही कोशिश की कि आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, मैं मेरे एंड से पूरा पढ़ाऊँगी। तो 100% पढ़ाने की कोशिश की है। अब जो है आपने प्रैक्टिस की कमी के कारण ही आपके नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे, इस बार भी होंगे। आप PYQ के भरोसे रहेंगे कि पिछली बार ये पूछा था अब भी यही पूछेंगे, सिर्फ हम PYQ के बेस पे ही क्या है चले जाते हैं, दिशा के क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमारे तो सब में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसा अगर आपके मन में है भ्रम तो उसको अभी भी निकाल दीजिए। अभी भी आपके पास 4 से 5 महीने पड़े हैं। 5 महीने पहले आपका सिलेबस इसीलिए कराया कि आप हर तरह के क्वेश्चंस करने में सक्षम हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो वो आपके ही ऊपर है। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, आपकी जगह पढ़ाई मैं नहीं कर सकती हूँ, आपको ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। और डेली एक स्लॉट जो है आप मैथ के लिए फ़िक्स कर लीजिए कि मैथ के इस पार्ट में मुझे ये क्वेश्चन करने हैं। एटलीस्ट आप 30 मिनट अगर मैथ को देंगे तो ये कभी भी आपको बेकार नहीं देंगे, ठीक है, हमेशा फ़ायदा ही मिलेगा। और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में मैथ के बेसिक जो भी इसमें है फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर 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 करने ही है, ठीक। कोई भी इसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। तो चलो इस बात पे ही एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेती हूँ। PYQ ही है, देखते हैं आपने कितना ध्यान से पढ़ा है, नहीं पढ़ी है पिछली क्लासेज भी, अब तो लगभग 1 साल ही होने ही वाला है। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बतानी है आपको। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका आपको बतानी है। अब ऑप्शन भी दे देती हूँ, चलो। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा है 17 और लास्ट है D और ये है नॉट आंसर, ठीक, नॉट अटेम्प्ट मतलब अनुत्तरित। तो देखो प्रथम 12 अभाज्य संख्या की माध्यिका, तो पहले तो प्रथम 12 अभाज्य संख्या तो पता हो। अब यहाँ पे इसने क्या किया, माध्यिका भी पूछ ली और नंबर सिस्टम भी, पहला अभाज्य संख्या दोनों पता होंगे। तो जिसने नंबर सिस्टम छोड़ दिया है तो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारा ही पढ़ के जाना है, ये नहीं कि ये पढ़ लिया आगे का ये एक ही क्वेश्चन आएगा। नंबर सिस्टम गणित का बेसिक है, आप उसको पढ़ें, आपके अदर टॉपिक में भी काम में आएगा। चाहे वहाँ से एक ही क्वेश्चन आए लेकिन वो अदर टॉपिक्स की भी जान है, गणित की जान है, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर 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 पढ़ें, ठीक है। तो प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका बतानी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स, मैंने बताया आपको कि ये वे होती हैं जिनमें भाई स्वयं का और एक का ही भाग जाता है, ठीक है। ये सिर्फ खुद के साथ और एक के साथ ही भागती हैं और किसी के साथ नहीं भागती, डिवाइड होती है मतलब कि, ठीक। और सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास है 2, एक नहीं है, ठीक है, एक नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है एक, 2 से स्टार्ट होगी, तो 2 से स्टार्ट होगी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है, 9 में 3 का भाग चला जाता है, 9 के अलावा, ठीक है, 9 का तो जा रहा है, 1 का भी जा रहा है लेकिन 3 का भी जा रहा है, इसलिए 9 प्राइम नहीं है। 11 है, 13 है, 15 नहीं है, फिर 17 है और 19 है। देखो अब प्रथम 12 हो गई क्या, नहीं हुई अभी तो, फिर 23, फिर है 27 नहीं है, 29 है, 31 है और 37। अब गिनते हैं कितनी हो गई अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 अभाज्य संख्या हो चुकी है। 12 दिया है, इट मीन्स दैट ये पहले ही बोलना चाह रहा है कि n का मान 12 है, मतलब इवन है। इवन है तो आपको n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद जो है ये फाइंड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। मतलब आपको देखना है यहाँ पे छठा पद प्लस 7वां पद, ठीक है, छठा 7वां पद ढूंढ के उसका एवरेज फाइंड करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये छठा पद है, ये 7वां पद है, ये 6th है, ये 7th है, इन दोनों को जोड़ो और इसका आधा कर दो, वही आंसर होगा। तो 13 + 17/2, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 30/2। इट मीन्स दैट आपका आंसर होगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो ये अपना 2024 में पूछा गया PYQ था संस्कृत डिपार्टमेंट में, जो कि मैंने आपको करवाया भी था लास्ट बार, तो आपने ध्यान से देखा होगा तो कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगा, नंबर सिस्टम के बाद ये आपका किसका लगा, स्टैटिक सांख्यिकी का फॉर्मूला लगा और आपने आंसर पा लिया यहाँ पे, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन मैं अच्छा सा करा देती हूँ आपको। ये बताओ अब कि यदि a + b + c = m है ना, और 1/a 1/b + 1/c = क्या है, 0 है, तब a² + b² + c² का क्या बताना है आपको, समांतर माध्य बताना है। ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है, 2024 में ही पूछा था संस्कृत डिपार्टमेंट में। ऑप्शन दे देती हूँ, m²/3,
बी में है एम स्क्वायर बाई 6 और सी में है आपके पास में एम स्क्वायर बाई 9 और लास्ट में है एम स्क्वायर। ठीक, कोशिश करें वीडियो को पॉज करके करने की, अन्यथा आंसर तो मैं बताऊंगी तो आप वहाँ से देख लोगे आराम से, फिर तो क्या ही मतलब है। देखो, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एम है और ये दिया है और इन्होंने पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब एवरेज, एवरेज मतलब ही क्या है, मीन है। यहाँ पे गुणोत्तर माध्य नहीं दिया, हरात्मक नहीं दिया, अभी तक नहीं पूछा था, अब आगे पूछ सकता है, नया कॉन्सेप्ट है, पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप क्या करते हो, सिंपल जो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कितने संख्याएं हैं, वही तो आपका क्या है, समांतर माध्य है, एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने सम लिखना है, यहाँ पे टोटल नंबर से डिवाइड कर देना है। ये कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो, तो बस इसी का यूज करते हैं। नंबर्स जो भी हैं आपके पास में उनका सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितने नंबर है, 3। तो ये जो है ये आपको यहाँ से थोड़ा सा पता लगाना है। ये मैंने कोमा की जगह प्लस लगा दिया पहले ही, तो ये नहीं था भाई, ये था। ठीक है, ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य है। तो मैंने यहाँ पे तीनों संख्या थी, इनको जोड़ा और इसमें 3 संख्या थी तो भाग दे दिया। ये आपको पता लगाना है। ठीक है, और ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इनकी हेल्प से लगाना है। देखो, फिर से अलजेब्रा का यूज होगा। अलजेब्रा का यूज कैसे होगा, आप जानते हो, 3 संख्याओं के वर्ग के लिए भी फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना हो तो तीनों संख्याओं का तो वर्ग कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस क्या कर दो, अब 2 के जोड़े में लो, ए बी बी सी और ये सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और गुणा किससे कर दो, सबको 2 से। ये इसका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन चुका है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान तो m दिया है तो m रख दो, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ये नहीं पता है तो इसको सेम लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे देखो, ये जो है इसका यूज करो। अब ये कैसे होगा यूज, यहाँ पे लो एलसीएम, तो एलसीएम भी काम आया, एलजेब्रा भी काम आया। ठीक है, क्वेश्चन तो किसका है, सांख्यिकी का, लेकिन एलजेब्रा यूज आया, एलसीएम यूज आया। कहाँ आया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को सॉल्व करने में, जो कि 0 के बराबर दिया हुआ है। एलसीएम लोगे ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ए बी सी जो है इससे ए को डिवाइड करोगे तो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे फिर डिवाइड करोगे बी से, तो बी से बी कटेगा, अब की बार ए सी बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए बी इक्वल टू 0 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, बी सी प्लस ए बी इक्वल टू 0। यही आपको चाहिए थी, और इसी को उठा के आप इसकी जगह रखोगे तो क्या आएगा, 2 × 0 मतलब 0। तो वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर मिल गई, आपको मिल चुकी है। पता क्या करना है, ये और ये तो एक तो आ ही गया, और 3 तो कांस्टेंट ही है, तो इसमें तो कोई बदलाव ही नहीं कर सकते। तो बस आंसर आ गया, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर बटा 3। यही तो पूछा था, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में। एलजेब्रा काम आया, एलसीएम काम आया। ठीक है, और जोड़ बाकी तो काम में आ ही रहा है, और ये सांख्यिकी का कॉन्सेप्ट ये तो हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 2024 से जो है थोड़े से पेपर्स को अच्छे लेवल के बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप भी जो है क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस को करके खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम तो इन्हीं को करके चले जाते हैं तो अपना तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको नए नए क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, नहीं करने हैं तो पहले की जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें जाके देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, न्यू क्वेश्चन जो थे 2025 के 24 के वो मैंने लगभग करा दिए हैं आपको, और किस तरह के क्वेश्चन अलग थे NCERT के वो भी कराने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगर आप चाहेंगे तो, वरना मेरे एंड से आपका जो है मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, 2025 में आपकी सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। 2025 में आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट सिलेबस फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग, ठीक है, ग्रेड 1 के अकॉर्डिंग, स्कूल लेक्चरर के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस यूट्यूब पे आपके लिए फ्री करवा दिया है मैंने भाई। ठीक है, आपके साथियों को भी बताना चाहें तो बता दो, आप नहीं बताना चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को 1% भी परेशानी नहीं है कि आपने क्यों नहीं बताया, आपकी मर्जी है, वो कीजिए आप। मैंने मेरा वादा निभा दिया भाई। 2025 में आपको कंप्लीट मैथ्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी क्या है, आज़ादी है, आप आराम से ख़रीदें, वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें। फिर भी आप अगर नहीं करते तो वो आपकी ही गलती है। चाहे आप 10 प्लेटफॉर्म पे गणित पढ़ लो, सब यही चीज़ें पढ़ाएंगे, और इतने कम टाइम में इतना शानदार कंटेंट कोई आपको
करवा दे तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने जनरली नहीं देखा है, मैंने जनरली ऐसा नहीं देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। थोड़ी देर पढ़ाते हैं 10-15 मिनट, उसके बाद में इधर उधर की बातों में सब लग जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई। अगर आप फ्यूचर में कभी भी देखते हैं, आपको पसंद आती है मेहनत, तो आप इसको प्लीज़ अप्रिशिएट करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और जहां भी ये सिलेबस मैच होता है उन दोस्तों को भी आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम बाद में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और आप ज़रूर ही स्कूल लेक्चरर बनेंगे अगर आप मेहनत करेंगे तो। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो ही बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये कड़वा सच है जो भी आपको मानना पड़ेगा, और डेली आपको मैथ को टाइम देना पड़ेगा, तभी मैथ आपको नंबर देगी। ठीक है, मैथ्स को अगर आप टाइम दोगे तो ये ऐसा नहीं है कि आपको नंबर नहीं देके जाएगी, ये आपको 100% श्योरिटी के साथ नंबर देके जाएगी। ये जीके की तरह आपका जो है भरोसा नहीं तोड़ेगी। ठीक है, इतना आप मान के चलें, और अच्छे से अपनी प्लेलिस्ट जो है, एक शुभ अंक भाई 21 होता है, तो उसके साथ ही एंड होती है थ्योरी क्लास की। ठीक है, थ्योरी, MCQ और जो PYQ है, इन सबको नए पैटर्न के अनुसार मैंने करवा दिया। अब अगर आप चाहते हो कि मिक्स क्वेश्चन की भी हम एक सीरीज लगाएं, ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, टेलीग्राम पे बताना, तो ही मैं इसको स्टार्ट करूँगी, अन्यथा कोई काम यहाँ पे अब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स जो है उसी से हमें आगे काम करने का मन रहता है, जो कि आपका रेस्पॉन्स बिल्कुल ही नेगेटिव आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है, तो फिर ठीक है, मेहनत करने का भी कोई मन नहीं होता है। पर अभी तक जो मेहनत की वो पूरे 100% मन से ही की है, सभी चीज़ें आपको डिलीवर करने की टाइम टू टाइम कोशिश की है। अब देखते हैं आगे आप कितना साथ देते हैं, नहीं देते हैं। नहीं देते तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अब बाद में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।